गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले लेक्चर में वेक्टर स्टार्ट किए थे, तो हमने वेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। हम बेसिक फिर भी रिवीजन करवा दें कि हम बोले थे कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी मदद से? एरो की मदद से। और हमने बोला था कि एरो के पीछे वाले भाग को टेल बोलते हैं या लेंथ ऑफ लाइन बोलते हैं। टेल बोलते हैं या लेंथ ऑफ लाइन बोलते हैं, जो किसको बता रहा होता है? मैग्नीट्यूड। और एरो के आगे वाले भाग को टिप या हेड बोलते हैं, जो किसको बता रहा होता है? डायरेक्शन को। या आपको याद होना चाहिए कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के पीछे वाले भाग को टेल या लेंथ ऑफ लाइन बोलते हैं, जो मैग्नीट्यूड को बताता है। आगे वाले भाग को टिप या हेड बोलते हैं, जो डायरेक्शन को बताता है। फिर हम डिफरेंट टाइप का वेक्टर्स आप लोग को हम बताए थे। जैसे हम बताए थे कि इक्वल वेक्टर क्या है, निगेटिव वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या है। ठीक। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पहले आप लोगों को यूनिट वेक्टर। क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट वेक्टर। आप हेडिंग बना लो पहले, यूनिट वेक्टर। क्या एक काम करो, सबसे पहले क्या बना लो, हेडिंग बना लो, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एडिशन। यूनिट वेक्टर हेडिंग बना लो, यूनिट वेक्टर। अब आपसे कोई पूछेगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आप जवाब दोगे कि वैसा वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। वैसा वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। वैसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और दिमाग में सेट रखना कि यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का सिंबल है। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से। जैसे मान लो अगर कोई लिखता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म हुआ मान लो, और मान लो यूनिट वेक्टर फॉर्म हुआ। तो मान लो कोई अगर लिखता है वेक्टर ए और कोई यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा ए कैप। अगर मान लो कोई लिखा वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर फॉर्म में कोई लिख दिया बी कैप। मान लो कोई हुआ लिखा वेक्टर सी, यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मान लो सी कैप। कोई दिक्कत? तो ये हुआ आपका यूनिट वेक्टर फॉर्म, कैप से रिप्रेजेंट किए। और ये हुआ आपका वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 के बराबर होगा। जैसे मान लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो कि अगर यूनिट वेक्टर ए कैप हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? तो यूनिट वेक्टर ए कैप लिख रहे हैं तो कोई बोलेगा ए कैप किसके बराबर है? तो वेक्टर ए। मतलब कि किसी वेक्टर को अगर उसके अपने मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करते हो, आपको सिखाए थे पिछले लेक्चर में कि ये वेक्टर फॉर्म हुआ, और इसी का अगर स्केलर फॉर्म या मैग्नीट्यूड लिखना हो तो केवल ए लिख दो, और नहीं तो दोनों तरफ से मॉड लगा करके ऐसे लिखो, तब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है? तो कहा गया किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। आप याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे? अपने मैग्नीट्यूड से, तो हमारे यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम, किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो किसके बराबर आएगा? यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सब बात बोले एकदम आसान है, इसलिए थोड़ा तेज बोल रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? अब बात क्या करते हैं, सुनना कि यूनिट वेक्टर को मेनली जो डिनोट करते हैं वो मेनली 3 सिंबल होता है, एक आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप। ये मेन रिप्रेजेंटेशन होता है। दुनिया कोई राइटर पढ़ोगे, कोई न्यूमेरिकल बनाओगे, हर जगह ही मिलेगा। हम ज्यादा इसमें टाइम पास करेंगे नहीं, तुम सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो। यूनिट वेक्टर को मेनली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके फॉर्म में? आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सुनना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लो हम ड्रॉ कर ले, जैसे कि एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई और जेड। मान लो कार्टेशियन प्लेन अगर हम ड्रॉ कर लिए, तो इसमें याद रखिएगा हमेशा रिप्रेजेंटेशन जो होता है कि आई कैप आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, जे कैप हमेशा आपका वाई एक्सिस पे होगा, और के कैप हमेशा जेड एक्सिस पे होगा। और एक चीज और दिमाग में रख लीजिए कि रियलिटी में एक्स वाई और जेड, अभी बेसिक मैथ नहीं पढ़ाए, अब पढ़ाएंगे, तो बता दे रहे हैं कि रियलिटी में जेड यहाँ होता है ऐसे, तो अब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है। मतलब एक्स वाई से 90, वाई जेड से 90 और जेड एक्स से 90। लेकिन यहाँ अज्यूम कर, यहाँ बोर्ड पे से दिखाना 3D फिगर पॉसिबल नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं। एक्स एक्सिस पर मतलब ये आई कैप हुआ, वाई जे कैप हुआ और जेड आपका क्या हुआ? के कैप पे होगा। मतलब आप दिमाग में रख लो कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किए।
किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो उसके यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। और यूनिट वेक्टर को मेनली डिनोट करते हैं सिंबल आई जे के। एक्स एक्सिस पे आपका आई कैप होगा, वाई एक्सिस पे आपका जे कैप होगा और जेड एक्सिस पे आपका क्या होगा, के कैप होगा। ठीक, अब यहां से वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। बेसिक बहुत बता दिए। अब यहां पर आपको बताए थे पहले लेक्चर में ही, ये स्केलर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा और जो सिंपल अलजेब्रा को ओबे कर रहा होता है। वेक्टर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और जो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे कर रहा होगा। किसको ओबे कर रहा होगा, वेक्टर अलजेब्रा। आज वही हम बच्चा वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला हेडिंग बना लीजिए आप लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर। पहला हेडिंग बना लीजिए एडिशन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि ये, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और मान लीजिए कि एक वेक्टर बी है। कोई दिक्कत ना, रुक जाओ अभी एंगल से क्या पहले बेसिक बता देते हैं। जैसे मान लो कि एक वेक्टर, मान लो इसको कि ए मान लो और इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू मान लो 4। चौका मान लो इसको कि ए मान लो और इसके मैग्नीट्यूड वैल्यू को कितना मान लिया हमने, मान लो 4। और डायरेक्शन जानते हो, ईस्ट टू वेस्ट कुछ भी मान लो इधर। और ये मान लो वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू को 5 मान लो ईस्ट। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर जोड़ना होगा तो वेक्टर ए प्लस बी कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 9, या हमारा यूनिट अगर मीटर है तो 9 मीटर ड्यू टू ईस्ट। तो ड्यू टू ईस्ट ये डायरेक्शन हुआ, मतलब वेक्टर का नॉर्मल मैथ का हिसाब होता तो 5 + 4 9 लिख देते, लेकिन यहाँ वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर में डायरेक्शन जोड़ना है तो डायरेक्शन के साथ बोलेंगे। ठीक, जैसे मान लो दूसरा, ये सब बेसिक है, हम अपने मन से पहले बना बना के बता रहे हैं, फिर मेन वेक्टर के एडिशन पे हम आएंगे। मान लो एक वेक्टर ए है जो 5 मीटर ईस्ट जा रहा है और कोई वेक्टर बी है जो 3 मीटर वेस्ट जा रहा है। कोई वेक्टर ए है जो 5 मीटर ईस्ट जा रहा है, कोई वेक्टर बी है जो 3 मीटर किधर जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो कोई पूछेगा आपसे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, तो देखो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन यहाँ निगेटिव साइन नहीं लगाना है, यहाँ ऐसे बोलेंगे। मन में सोच लो कि ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो 2 मीटर आया वो लिख लिए। और डायरेक्शन तो देखो 5 में और 3 में ग्रेटर कौन है, तो 5। तो 5 की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, तो क्या बोलेंगे 2 मीटर ड्यू टू ईस्ट। यानी a प्लस बी क्या होगा, 2 मीटर ड्यू टू ईस्ट। कोई डाउट इस पर? एक और देख लो, जैसे मान लो कि ये 4 मीटर है ईस्ट और मान लो b जा रहा है 7 मीटर वेस्ट, तो वो बोलेगा a प्लस बी बता, तो हम नॉर्मली लिख लेंगे ये हो जाएगा 3 मीटर। इस बार ग्रेटर वेस्ट है तो लिख देंगे 3 मीटर ड्यू टू वेस्ट। समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट? मतलब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आपका कि a प्लस बी क्या लिखेंगे, 2 मीटर ड्यू टू ईस्ट और a प्लस बी का क्या लिखेंगे, 3 मीटर ड्यू टू वेस्ट। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो बेसिक बताया समझ में आ गया, इसको बोले लिख लो। अब मान लो कि जब ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया, इसमें जो आपको डाउट नहीं, अब मान लो कि जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे से कुछ एंगल पे होगा, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए है और मान लो एक वेक्टर बी है और बीच का एंगल कुछ मान लो थीटा, कोई दिक्कत? अब जब मान लो कि कोई दो वेक्टर एक दूसरे से कुछ एंगल पे होगा, तब बोलेगा कि इसको कैसे जोड़ेंगे।
तो इसको सिखाते हैं सुनना। थर्ड केस बना ले अपने कॉपी में कि when two vectors are acting at an angle to each other, when two vectors are acting at an angle to each other, मतलब कि जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे से क्या चीज पे होगा, एंगल पे होगा। मान लो वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और एक दूसरे से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तब वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए एक एरो लेंगे। क्या लेंगे, एरो। एरो को रिजल्टेंट बोलेंगे, एरो को रिजल्टेंट बोलेंगे। एरो के पीछे वाले पोर्शन को टेल बोलते हैं, आगे वाले पोर्शन को टिप बोलते हैं। तो हम एक एरो लेंगे और एरो का टेल वेक्टर ए के टेल पे होगा। मतलब जैसे पहले ये ऐसे हो गया, जोड़ेंगे कैसे, तो ठीक जोड़ेंगे ऐसे। मान लो ये ए है और मान लो ये बी है, तो हम एक एरो लेंगे, एरो का टेल ए के टेल पे होगा और एरो का टिप बी के टिप पे होगा, और यही रिजल्टेंट होगा जो ये दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। और यही रिजल्टेंट होगा जो दोनों वेक्टर के किसके बराबर होगा, सम के बराबर होगा। ठीक है, यही एरो रिजल्टेंट होगा जो दोनों वेक्टर के किसके बराबर होगा, सम के बराबर होगा। जैसे मान लो हम यहाँ लिखे एक वेक्टर p और एक वेक्टर q, तुमको बोलेंगे जोड़ो। जोड़ने के लिए क्या करोगे, बोलोगे सर हम एक एरो लेंगे, एरो ले लो, इसको रिजल्टेंट बोलेंगे, टेल p के टेल पे और टिप q के टिप पे, और ये रिजल्टेंट होगा जो वेक्टर p प्लस वेक्टर q के सम के बराबर होगा। कोई डाउट, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मेरे समझ से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर है। चलिए, अब आपको हम बच्चे बताते हैं, बेसिक हम 3 तरीके बता दिए, आप इसको पहले नोट कर लो। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि वेक्टर को ऐड करने का मेनली 3 रूल होता है। अभी तक जो अपने मन से बना के होता है वो 3 ऐसे ही बेसिक अपने मन से फॉर्मेट रेडी किया पढ़ाने के लिए। कोई पूछेगा वेक्टर एडिशन के बारे में बात करो तो क्या बोलेंगे, वेक्टर को ऐड करने का मेनली 3 रूल होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लो अपने कॉपी में पॉइंट बना के कि देयर आर मेनली 3 लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। देयर आर मेनली 3 लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पहला नंबर बना लीजिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा बना लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा बना लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा बना लीजिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, तो वेक्टर को ऐड करने का मेनली 3 रूल हुआ, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ। आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग बना लीजिए आप लोग भी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब आपने हेडिंग बना लिया तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोग हेडिंग बना ही लिए होइएगा। चलिए, तो पूछेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। आपको इसको अच्छे से बताने के लिए पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, गौर से सुनना। मान लो कोई वेक्टर है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो और आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाए। जैसे मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, मान लो वेक्टर बी, ये सब मान लो कि कोई भी वेक्टर अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो और अगर आगे बढ़ते चला जाए तो समझ लेना कि ये सेम ऑर्डर है। अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो और अगर आगे बढ़ते चला जाए तो समझ लेना कि कौन ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है। अब मान लो कि जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है मान लो, और हम बोले कि इसको ऐड करो, जोड़ो, तो मैंने बोलोगे कि सर एरो ऐसे ले लो रिजल्टेंट। तो गौर से देखिए यहाँ ए और बी सेम ऑर्डर है, ए और बी यहाँ पर कौन ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है। मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ते चला गया तो ये सेम ऑर्डर हुआ। लेकिन यहाँ जो रिजल्टेंट हुआ, यहाँ जो रिजल्टेंट हुआ वो भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ। इसी पॉइंट से अगर दूसरा स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। आप याद कर लो कि एक पॉइंट से शुरू होकर अगर आगे बढ़ते चला गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर।
और रिजल्टेंट भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑर्डर। इसे क्या बोलेंगे, अपोजिट ऑर्डर। पक्का याद हो गया, कोई दिक्कत? कि सेम ऑर्डर का मतलब एक पॉइंट से जो चालू हो गया आगे बढ़ते चला गया सेम ऑर्डर, और रिजल्टेंट मतलब उसी पॉइंट से दूसरा कोई स्टार्ट हो गया तो उसे बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। ठीक, तो हम बात करते हैं टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टॉपिक हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले थ्योरेटिकल बताते हैं, फिर मैथमेटिकल अप्रोच बताएंगे। ठीक, तो थ्योरेटिकल ये कह रहा है कि मान लो कोई दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर ए और मान लो एक वेक्टर बी। कोई दिक्कत? तो यहां जो रिजल्टेंट होगा वह हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर होगा। यहां सबसे पहले गौर कर लो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और ये जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट हमारे किसके बराबर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर होगा। कोई डाउट? तो वो पूछेगा ट्रायंगल लॉ क्या होता है, तो कहा जाता है कि कोई पूछेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेफिनेशन क्या है, तो पहले हम बोलेंगे, तुम लिखना पहले सुन लो। हमें बोलेंगे कोई दो वेक्टर है, सबसे पहले फिगर ऐसा ही था, एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। तो हम क्या बोलेंगे, कोई दो वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, कोई दो वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल के दो साइड को बता रहा है, और ये कौन ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। कोई दो वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल के दो साइड को बता रहा है, और ये कौन ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। तो वैसी स्थिति में सेम ऑर्डर का एक पॉइंट शुरू हुआ, आगे बढ़ गया। अब वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो क्या बोलेंगे, कोई दो वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड और वेक्टर है, इसलिए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो कोई दो वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल के दो साइड को बता रहा है, और ये कौन ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। कौन ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में। तो वैसी स्थिति में इसका रिजल्टेंट जो होगा वह मैग्नीट्यूड और ये भी डायरेक्ट है यानी वेक्टर है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल के तीसरे साइड को बताएगा। ट्रायंगल के कौन साइड को बताएगा, तीसरे साइड को। और ये कौन ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। कौन ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। इसी को बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम फिर से बोलेंगे कि कोई दो वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल के दो साइड को बताता है और वो सेम ऑर्डर में होता है। तो वैसी स्थिति में उसका जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल के तीसरे साइड को बताएगा, और कौन ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction. Two vectors are represented both in magnitude and direction by the two adjacent side of a triangle are in same order. Two adjacent side of a triangle are in same order. Then their resultant is represented both in magnitude and direction. By the third adjacent side of a triangle are in opposite order. Third adjacent side of a triangle are in opposite order is said to be triangle law of vector addition. और ऐसा फिगर बना लो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। ठीक, बना लो। अब इसको बना लो पहले।
अब हम क्या करते हैं कि अब हम तो अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड का हमको उम्मीद कर रहा हूँ कैमरा में तुमको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सब। चलो अब हम क्या करते हैं कि इसका हम एनालिटिकल सॉल्यूशन मेथड, मतलब अभी दूसरा मेथड से एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल और से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक, तो यहां से हेडिंग बना ले, वी कैलकुलेट, हम इधर बना देते हैं हेडिंग वाले बना ले कि वी कैलकुलेट CLCULAT, वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ R, वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ R, मतलब हम लोग को रिजल्टेंट का इस वेक्टर R का क्या निकालना है, वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, मतलब इस वेक्टर R यानी रिजल्टेंट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ठीक, हेडिंग बना ले तो हम अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, प्रूफ करना है इसको, और फिर तब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक, मान ले वेक्टर ए है वेक्टर बी और ये रिजल्टेंट है जो किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। यहाँ इस एंगल को मान ले अल्फा, इसको डॉट डॉट से हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बना दिए। ठीक, अब आप यहां पे गौर कर लो कि ये वेक्टर बी है, ये ए है, तो ए और बी के बीच के एंगल को मान लिए थीटा, और ये 90 डिग्री दिख रहा होगा, कोई दिक्कत? पॉइंट्स का बच्चे नाम दे दो ओ पी क्यू एस, कोई दिक्कत? सबसे पहले यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये बी है और ये आगे एक्सपेंड करोगे तो ये हुआ, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, समझ में आ रहा होगा। और रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, पक्का? चल अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले गौर कर, इन ट्रायंगल OSQ तो ट्रायंगल OSQ से क्या कहता है, पढ़े हो 10th भी तुरंत पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी OS का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। तो OS हाइपोटेनस है, यानी R स्क्वायर इक्वल टू OQ के जगह पर क्या होगा, OP प्लस PQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। मान लो मेरा मूड करेगा तो OQ को OP प्लस PQ लिख सकते हैं ना, OP प्लस PQ। अब तो सोच लो, अब तो खुद सोच लो कि एक तरह से A प्लस B का होल स्क्वायर होगा, तो लिखा जा सकता है R स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर। तो खुद सोच, मैग्नीट्यूड में लिखना है तो OP A है, वेक्टर A है, तो वेक्टर A का मैं अभी मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ A लिख लेंगे, तो क्या हो गया A, मैग्नीट्यूड में एरो हटा दो A हो गया, प्लस PQ का वैल्यू नहीं पता है तो PQ, प्लस QS का वैल्यू नहीं पता है तो QS का स्क्वायर। ठीक, अब आप गौर करोगे R स्क्वायर इक्वल टू A, अब एक मिनट पहले PQ का वैल्यू निकाल ले, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के PQ का वैल्यू निकाल ले। इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, छोटा वाले को, इन ट्रायंगल SPQ, तो SPQ में cos थीटा B/H होता है, तो बेस के जगह पर क्या लिखेंगे, PQ, और हाइपोटेनस के जगह पर क्या लिखेंगे, PS, यानी कि B मैग्नीट्यूड में B होगा। तो खुद सोचो, क्रॉस गुना कर लेंगे तो PQ इक्वल टू B cos थीटा हो जाएगा, पक्का? इसी छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल SPQ में
अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा पी बाई एच आता है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर के जगह पर एस क्यू और हाइपोटेनस के जगह पर बी होगा। तो सोचो एस क्यू बराबर बी साइन थीटा होगा। अब हम इस पी क्यू और इस एस क्यू के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यानी वी पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड एस क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही पुट करिएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। तो यहां ए प्लस पी क्यू के जगह पर क्या होगा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहां क्यू एस के जगह पर क्या होगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2ab कॉस थीटा प्लस यहां पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? यहां तक पहले आप नोट करिए। चलिए तब आराम से यहां तक नोट कर लो, पहले पहले वाला घट जाने नोट कर लो। तुम अब स्क्रीन पॉज करके लिखो, ठीक है ना? चलो अब यहां से फॉर्मूला निकालना है। तो यहां से जब फॉर्मूला निकालिएगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो बच्चा जब ये 1 हो जाएगा तो r इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ गया, तो r इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये पूरा 11 12 पीछा नहीं छोड़ेगा। जहां पर थीटा क्या है, तो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थीटा क्या है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक, चलो बढ़िया है। अब फार्मूला प्रूव हो गया, इसको नोट कर लो। अब अगर कोई बोलेगा डायरेक्शन निकालो तो याद रखना डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर कैसे निकलेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, तो डायरेक्शन हमेशा tan के फॉर्म में निकलता है। तो फिर यूज कर ले इन ट्रायंगल OSQ, तो क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर के जगह पर क्या होगा SQ और बेस के जगह पर क्या होगा OQ। OQ को क्या लिख सकते हैं बच्चा, OP प्लस PQ। तो यहां पर tan अल्फा क्या हो जाएगा, SQ बटा OQ के जगह पर OP प्लस PQ। ठीक, तो खुद देख ले, SQ के जगह पर क्या होगा, SQ के जगह पर B sin थीटा, अभी तुरंत निकलवाए हैं।
ओपी के जगह पर तो ए मैग्नीट्यूड में, और पीक्यू के जगह पर तो बी कॉस थीटा, यानी tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हुआ। मतलब यहां अगर अल्फा बराबर कोई पूछेगा तो tan इधर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा अल्फा इक्वल टू, ठीक। मतलब ये हुआ एंगल निकालने का, मतलब वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल ऐसे, और मेन फार्मूला ये है रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक। अब इस पे इतना जब आपका क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद अब इस पे केवल 2 लेक्चर 2 वीडियो आपको अपलोड करेंगे खाली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का, और उसके बाद तो आपको डीपीपी अपलोड करेंगे, ग्रुप में डीपीपी भी अपलोड करेंगे। अगर पेरेंट्स को कोचिंग आने में दिक्कत हो रही है तो ग्रुप में डीपीपी अपलोड करेंगे, एक लेक्चर के बाद, एक या 2 लेक्चर के बाद केवल इस ट्रायंगल लॉ पे आपको 15 क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक। कोई डाउट? हम उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक।